नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज हम बात करेंगे बस्ती में डॉक्टरों की लापरवाही की, जिसकी कीमत एक बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। साथ ही आपको बताएंगे आजम खां को मिली राहत और उनकी रिजॉर्ट पर आई आफत की, और प्रयागराज में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले माफिया पर कैसे चला कानून का हंटर। एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, नोएडा से बड़ी खबर, जहां ओमेक्स सोसाइटी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अथॉरिटी की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगने से सोसाइटी के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। आज सोसाइटी के अंदर कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया था, लेकिन अब ये आगे कार्रवाई नहीं होगी। इससे जुड़ी ये बड़ी खबर, अथॉरिटी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर तक फिलहाल रोक लगा दी है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्या पक्ष यहां रखा गया था कोर्ट में, और कोर्ट का और क्या फैसला बताता है? देखिए, नोएडा अथॉरिटी आज दिन में पहुंची थी ओमेक्स सोसाइटी में कार्रवाई के लिए। कार्रवाई शुरू भी हो गई थी। इसी बीच 125 जो फ्लैट ओनर्स हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कोर्ट से इस बात की गुजारिश की कि बेहद अर्जेंट मामला है, उनके आशियाने पर खतरा हो सकता है, इसलिए इस मामले को तुरंत सुना जाए। तो कोर्ट ने आज इस मामले में 2 बार सुनवाई की और अब कोर्ट का जो फैसला है वो भी सामने आ चुका है। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी से इस पूरे मामले में 20 अक्टूबर तक अब किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा है। नोएडा अथॉरिटी समेत जो भी विपक्षी हैं उनको नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। और जो फ्लैट ओनर्स थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि अथॉरिटी ने बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की है। 2020 में यानी 2 साल पहले एक नोटिस जारी की गई थी, जिस नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया था, और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी शांत बैठ गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि अथॉरिटी जो है उनके जवाब से संतुष्ट है। इसके बाद 2 दिन पहले जो है वहां पर अथॉरिटी के लोग आते हैं और 48 घंटे के अंदर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाए जाने का अल्टीमेटम देते हैं। और आज 48 घंटे की मियाद जैसे ही पूरी होती है वैसे ही वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो दलीलें रखी गई फ्लैट ओनर्स की तरफ से, उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है वो पूरी कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ओमेक्स के सोसाइटी में रहने वाले फ्लैट ओनर्स हैं और तकरीबन 125 लोग ऐसे हैं जो इस पूरी कार्रवाई से प्रभावित हो रहे, तो उनको कम से कम 20 अक्टूबर तक के लिए राहत जरूर मिल गई है। हालांकि ये राहत अभी फौरी ही है। बिल्कुल देखना होगा कि आगे इस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। 20 तारीख को जब दोबारा से सुनवाई होगी उसके बाद। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको आज दिखाई थी, और फिलहाल यहाँ फ्लैट ओनर जब पहुंचे कोर्ट तो उन्हें ये राहत मिली है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। जौनपुर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद सिंह को मार गिराया है। विनोद सिंह ये बदमाश मारा गया है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि विनोद सिंह जौनपुर के बदलापुर इलाके में मौजूद है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाश के बीच इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, और उसके बाद विनोद सिंह को गोली लग गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी वहां मौत हो गई। कुछ अपराधियों की सूचना मिली थी और पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तो ये पुलिस पर फायर करके फरार हुए हैं। पुलिस टीम ने इनको चेज किया और इनके द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, और जो काउंटर फायर किया गया उसमें एक अपराधी को गोली लगी, और बाद में इसके पास जो पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इसकी पहचान की गई है, और विनोद के नाम से इसकी पहचान हुई है, जो थाना सरपथा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर एडीजी बनारस जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित है पूर्व में, और इसके साथ ही इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, और एक ऑटोमेटिक कार्बाइन 9 mm की बरामद हुई है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की है। और मोहम्मद जावेद हमारे संवाददाता जुड़े हैं। जावेद, लगातार ये पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था, और अब यहाँ मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी और इसकी मौत हो गई है। किस तरह का बैकग्राउंड इसका रहा है, कितने इस पर केसेस दर्ज रहे हैं, और कैसे इस कार्रवाई को अब देखा जा रहा है? देखिए, पूरा वाराणसी जोन परेशान था, पुलिसिंग पूरी परेशान थी। ये कुख्यात अपराधी था, हत्या, लूट, छिनैती और खास करके अब डॉक्टरों से रंगदारी मांगना इसका मुख्य पेशा बन चुका था। एडीजी जोन ने, एडीजी वाराणसी ने 1 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। इसके बाद से जोन के जितने भी जिले हैं
सबकी पुलिस लगी हुई थी। हालांकि ये रहने वाला जौनपुर के सरपधा थाना क्षेत्र के छीतम पट्टी गांव का था, ये विनोद सिंह। इसकी आज सूचना शाम को मिली पुलिस को कि बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया के आसपास ये कहीं मौजूद है। जब पुलिस ने कॉम्बिंग करी तो उसके एक साथी के साथ इनकी मुठभेड़ शुरू हुई है। इसमें विनोद सिंह वहीं मार दिया गया, एक साथी फरार हुआ है। हालांकि एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। कॉम्बिंग के बाद और सटीक मुखबिरी के बाद ये पूरा जो मुठभेड़ इसको अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन एक चीज इसमें ये भी कहने की बात है कि जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जितने ये जिले हैं जो वाराणसी जोन के, ये सब के सब पुलिसिंग के नाक में इसने दम कर रखा था। जी ठीक, शुक्रिया जावेद इस जानकारी के लिए। और अब एक हादसे की खबर मिल रही है बागेश्वर से, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल काबू पाए जाने की खबर है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें बागेश्वर की, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। रेस्टोरेंट में आग लग गई, लोग भी इसमें मौजूद थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत की बात यह है कि समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझा ली गई है। आधे घंटे तक मशक्कत की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। दुर्गा पूजा महोत्सव होने की वजह से काफी लोग इस रेस्टोरेंट का रुख करते हैं और ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बढ़ेंगे आगे। गोरखनाथ मंदिर की सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्र की अष्टमी को गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान सीएम की सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। शोभा यात्रा की चाक चौबंद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज ड्रोन से निगरानी भी की गई। नब से जमीन तक जिस प्रकार की जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं, उन सब थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उन सब थ्रेट्स का जो काउंटर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारे डिप्लॉय किए गए हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है एंटी ड्रोन सिस्टम, कि किसी प्रकार का कोई ड्रोन जो वेरीफाइड नहीं है अगर वो उड़ रहा है तो उसको गिरा दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्नाइपर्स जो होते हैं वो कहीं दूर 2-3 किलोमीटर दूर रहे, तो हमने भी बिल्कुल मंदिर से जो विजुअल रेंज में जितनी भी रूफ टॉप्स हैं उन सब के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे हम। उस दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जुलूस है वो एक ओपन गाड़ी में होता है, उसी को देखते हुए सारे सुरक्षा के इंतजाम, पुख्ता इंतजाम वो किए जा रहे हैं। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान के बिल्कुल नजदीक बह रही है। इसके पीछे की वजह है हाल ही में हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। अभी हाल ही में उत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से बैराज के गेट खोल दिए गए और वही पानी इस समय यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। एबीपी गंगा की टीम आज श्री राम घाट पहुंची। वहां देखा गया कि किस तरीके से वार्निंग लेवल से 80 सेंटीमीटर नीचे ही यमुना नदी बह रही है। इसकी वजह से यमुना नदी के जलस्तर में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। पानी का बहाव काफी ज्यादा है। श्री राम घाट से यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। आप बताइए कैसे क्या नजर रखते हैं आप इस पे? हर घंटे का रीडिंग देखते हैं। हर घंटे आप अपडेट? हर घंटे अपडेट करते तो हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 6 मीटर है, तो ये वार्निंग लेवल है ये। और ये जो 7 मीटर है वो डेंजर लेवल है। हाँ? डेंजर लेवल है वो। डेंजर लेवल है, यानी खतरे का निशान है 7 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ कि 6 मीटर से केवल 75-80 सेंटीमीटर ही नीचे चल रहा है। चल रहा है 75 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है पानी वार्निंग लेवल से। आपको क्या लग रहा है क्रॉस कर देगा? क्रॉस कल सुबह तक क्या स्थिति बनेगी? अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन पानी तो लगाता हर घंटे सेंटीमीटर, हर घंटे बढ़ रही है, हर घंटे। आप लोगों को क्या तैयारियां रहती हैं, क्या करना रहता है? हम लोगों को तो सिर्फ रिपोर्ट देनी रहती है। रिपोर्ट देना बस। विनोद जी हैं, लगातार यहाँ इस समय श्री राम घाट पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो जलकुंभी हैं, तमाम जो शैवाल हैं, वो उखड़ कर इस समय यमुना नदी में बहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लगातार जो बाढ़ चौकियां हैं वहाँ जो राजस्व के जो लोग हैं उनको एक बार फिर से अलर्ट किया गया है। इसको लेकर प्रशासन लगातार नज़र रखे हुए है और अप्रत्याशित कहा जाए जो एक तरह से यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बीच में ये देखा गया कि यमुना नदी का जो पानी है पूरी तरह से सिमट चुका था और जैसे अमूमन पूरी साल जैसे यमुना नदी
नज़र आती है, एक नाले से ज़्यादा नज़र नहीं आती, वैसी ही दिखने लगी थी कुछ दिनों पहले तक। लेकिन 20 तारीख के बाद से जिस तरह से लगातार बारिश आगरा में देखने को मिली, पूरे उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में रही, और तो ऐसे में हथनीकुंड बैराज से जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसका नतीजा है कि यमुना नदी इस समय आगरा में फुल कहा जाए पूरे इस समय आवेग से बह रही है। और एक बार फिर से लोगों के लिए जो खतरे की घंटी है उसकी आहट अब सुनाई पड़ने लगी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। मेरठ के परीक्षितगढ़ में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में पुलिस ने लाश का धड़ बरामद कर अंतिम संस्कार तो करा दिया, लेकिन अभी तक सिर की तलाश जारी है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस लाश के गायब सिर की तलाश कर रही है। सिर की तलाश में पुलिस ने अब बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया है। इलाके के एक नाले में भी पुलिस जेसीबी मशीन, सीवर सेक्शन मशीन, नाले का पानी निकालने वाले बड़े बड़े पंप के जरिए सिर की तलाश कर रही है। सिर की तलाश में डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। साथ ही इसकी तलाश के लिए काम कर रही टीम ने बताया है कि नाले का पानी खाली किया जा रहा है और रात के 12 बजे तक नाले का पानी खाली कर दिया जाएगा। यहाँ जाल वगैरह डालने के बाद अब इंजन लगाकर पानी हटाया जा रहा है। वहीं मृतक के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से वे संतुष्ट हैं। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के ग्राम खजूरी में एक व्यक्ति दीपक उर्फ अमन त्यागी का शव मिला था। उसमें परिजनों के द्वारा अज्ञात में तहरीर दी गई थी। तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें इस व्यक्ति के जितने भी लोगों के साथ रंजिश हैं, मार पिटाई पूर्व में हुई है, उन सभी से एक एक करके गहनता से पूछताछ की जा रही है और सभी लोगों को बुलाकर इसमें अभी पूछताछ की जा रही है और शीघ्र घटना का नाम। यूपी में होने जा रहे आगामी निकाय चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए बनाए जा रहे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में असला बरामद करते हुए तमंचा बना रहे कारीगर और एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर असला खरीदने वाले 3 खरीदारों को अरेस्ट करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई है। इन लोगों से 16 तमंचे, 1 नाली बंदूक 1 और 3 अद्धी बरामद हुई है। ढेर सारे अधबने तमंचे और इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाने में प्रयोग किए जाते हैं वो बरामद हुए हैं। एक अच्छे गैंग का पर्दाफाश हुआ है और निश्चित तौर पे इन असलहों का उपयोग आने वाले भविष्य में नगर निकाय के चुनाव में संभवतः इसका प्रयोग कहीं न कहीं किया जाता, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और इनको 25,000 रुपये का इनाम भी दे रहा हूं और इस गैंग पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब खबर बस्ती से, जहां एक डॉक्टर पर आरोप है कि उसके इंजेक्शन से मासूम की मौत हो गई। मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नवेरी का है। यहाँ एक परिवार में 13 साल के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। आरोप है कि जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे को सुई लगाई, थोड़ी देर के बाद ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया तो मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद मृत बच्चे के शरीर को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इस घटना के बाद जैसे ही मामला तूल पकड़ा तो मौके का फायदा उठाते हुए झोला छाप डॉक्टर प्रदीप क्लिनिक पर ताला लगाकर मौके से रफ्फू चक्कर हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कल से 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान से करेंगे 5G सेवाओं की लॉन्चिंग। पहले चरण में 12 शहरों में ये खास सेवा दी जाएगी। वाराणसी में भी कल का दिन खास है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से काशी के बदलाव की एक कड़ी और जुड़ेगी और यूपी के सीएम इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कल वाराणसी में 5G की लॉन्चिंग होगी। दिल्ली से प्रधानमंत्री और काशी से मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये लॉन्चिंग होगी। आपको बता दें कि 5G सेवा के शुरू होने से बदलाव के बड़े संकेत फिर से हैं और दिल्ली के साथ काशी में इसकी शुरुआत बड़ा संदेश देने का काम करेगी। रुद्राक्ष में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। लॉन्चिंग के समय प्रबुद्ध वर्ग भी मौजूद रहेगा। काशी की एक योजना 5G की लॉन्चिंग एक तरफ जहां दिल्ली से हो रही होगी तो दूसरी ओर वाराणसी में भी इसकी लॉन्चिंग के समय यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। तो रुद्राक्ष में भी
तैयारियां किस तरह की हैं आप देखिए। रुद्राक्ष में ये कार्यक्रम होगा और रुद्राक्ष में तैयारियां यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। यहाँ रुद्राक्ष के भीतर आयोजन किया जाएगा और इस दौरान काशी के प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद होंगे। यूपी के सीएम न सिर्फ 5G से आने वाले समय के बदलाव को बताएंगे बल्कि इसकी लॉन्चिंग के समय एक अलग संदेश देने का प्रयास भी करेंगे। इसी समय देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद दिल्ली से 5G की लॉन्चिंग करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब बात आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट पहुंची पुलिस की। पुलिस ने हमसफर रिजॉर्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन हमसफर रिजॉर्ट में सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। बताया जा रहा है कि हमसफर रिजॉर्ट में पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन 2005 में चोरी हुई नगर पालिका की तिजोरी को लेकर चलाया गया। नगर पालिका की तिजोरी हुई चोरी, जिसके बाद तिजोरी की जौहर यूनिवर्सिटी में पड़ताल के लिए कल पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट की मांग की थी, लेकिन पुलिस की अपील खारिज होने के बाद अब आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट पर छापेमारी की। नंबर 77 है 2005 का, उसमें एक तिजोरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। ये तिजोरी नगर पालिका से चोरी थी, उसी के संबंध में सूचना थी। मुखबिर की इस पर सूचना थी कि हाँ ये तिजोरी मिल सकती है। बाकी सर्च किया गया, कुछ मिला नहीं है। गलत है पुलिस की, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ा ही किसी से, ये कोई मतलब ही नहीं है। परेशान जो चीज़ सामने आ रही है उसके आधार पर कार्रवाई है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे अभी यूनिवर्सिटी में जो पुलिस की छापेमारी हुई उसमें पहले एक सफाई मशीन, फिर किताबें और फर्नीचर बरामद हुआ, और आज हमसफर रिसॉर्ट में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर ये छापेमारी की गई थी, लेकिन जो पुलिस है उसको छानबीन के दौरान अभी कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आपको बताऊं, रामपुर के 3 थानों की पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, जो कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन था। लगभग आधा घंटा ये सर्च ऑपरेशन चला, कमरों से लेकर रिसॉर्ट के वेंकट तक और जो भी प्रांगण है वहाँ सब जगह पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अभी पुलिस के हाथ जो है वो खाली रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आजम खान के लिए क्या मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से दे दें। सीएम धामी ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आज अंकिता के पैतृक गांव पहुंचे थे सीएम धामी। परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात कर सीएम ने ये 25 लाख का चेक परिवार के लोगों को दिया है। जहां आज पहुंचकर परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा दिलाई जाएगी। पूरी कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही 25 लाख रुपए का चेक भी परिवार के लोगों को सीएम ने सौंपा है। धन सिंह रावत मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान आज अंकिता के पैतृक गांव पहुंचे थे सीएम धामी। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।